विज्ञान की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। हम जो है अध्याय नंबर 4 पादप जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर में हमें जो है पादप जनन की विशिष्ट विधियों के जो 4 प्रकार है, असंजनन, अनिषेक विशेषता, सूक्ष्म प्रवर्तन और कायिक प्रवर्तन के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले पादप जनन की विशिष्ट विधियां किसे कहते हैं? बातों में अगर आवश्यक बातों की बात करें तो उनमें सामान्यतः कायिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन पाया जाता है, परंतु कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि वास्तव में जनन की कुछ ऐसी विधियां भी पाई जाती है जिनमें निषेचन और अंशुत्रण नहीं होता है, पर ऐसी जनन की जो विधियां होती है वो पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहलाती हैं। अब पादप जनन की जो विशिष्ट विधियां होती है वो 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली असंजनन, दूसरी अनिषेक विशेषता, तीसरी सूक्ष्म प्रवर्तन और चौथी है कायिक प्रवर्तन। तो पादप जनन की विशिष्ट विधियां किसे कहते हैं कि पादपों में पाई जाने वाली जनन की ऐसी विधियां जिसमें अंशसूत्रण और निषेचन नहीं होता है, उन्हीं को जो है पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। पादप जनन की विशिष्ट विधियों को कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? असंजनन, अनिषेक विशेषता, सूक्ष्म प्रवर्तन और कायिक प्रवर्तन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विधि असंजनन की। और असंजनन को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हैंस विंकलर। सन 1908 में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। सन 1908 में जो है असंजनन के बारे में इन्होंने बताया था, असंजनन की परिभाषा प्रस्तुत की थी। अब इन्होंने क्या बताया कि पादपों में जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन विधि का प्रतिस्थापन किसी ऐसी विधि के द्वारा हो जाता है जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता। यानी लैंगिक जनन जो पादपों में पाया जाता है इसका प्रतिस्थापन हो गया किसी ऐसी विधि के द्वारा जिसमें ना तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और ना ही निषेचन की क्रिया होती है, और इसे ही असंजनन कहा जाता है। अब जो असंजनन जो है, असंजनन को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार जो होता है वो है बीजाणुविद असंजनन, दूसरा प्रकार जो है वो है युग्मकोद्विद असंजनन। बीजाणुविद असंजनन का मतलब क्या होता है समझिएगा कि बीजाणुविद असंजनन इसे कहा जाता है जिसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय और अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका के द्वारा होता है, और इसमें भी निषेचन नहीं होता है, तो इसे ही बीजाणुविद असंजनन कहते हैं। यानी कि बीजाणुविद असंजनन में जो भ्रूण का निर्माण होगा और ये जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा, वो द्विगुणित भ्रूण होगा। फिर इसके पश्चात आता है युग्मकोद्विद असंजनन। युग्मकोद्विद असंजनन का तथ्य क्या होता है? इसमें भी भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण जो बनेगा वो किससे बनेगा? भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका से। अब हमने बीजांड की संरचना पढ़ रखी है। बीजांड की संरचना सबसे बाहर अध्यावरण पाया जाता है, उसके बाद में बीजांडकाय पाया जाता है, बीजांडकाय के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है और भ्रूणकोश में प्रतिमुखी कोशिका और द्विगुणित के अंदर और उसके साथ अंड कोशिका और सहायक कोशिका पाई जाती है, जिसमें से द्वितीय के अंदर द्विगुणित होता है और प्रतिमुखी कोशिकाएं तथा अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं अगुणित होती है, और जो अध्यावरण और जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो युग्मकोद्विद असंजनन में भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका से होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें जो भ्रूणकोश की जो अगुणित कोशिका से भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा? अगुणित ही होगा। तो दोनों में अंतर आ गया कि बीजाणुविद असंजनन में बीजांडकाय और अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बनता है, जबकि इसमें भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका जैसे अंड कोशिका हो सकती है, सहायक कोशिका हो सकती है, प्रतिमुखी कोशिका हो सकती है, उससे भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें बनने वाला भ्रूण द्विगुणित होगा, जबकि इसमें बनने वाला भ्रूण अगुणित होगा। अब युग्मकोद्विद असंजनन जो है इसको भी 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक आता है अनिषेक जनन और एक आता है अपयुग्मन। अनिषेक जनन का तात्पर्य क्या होता है? किसे कहा जाता है? अ के मतलब बिना, निषेक जनन यानी कि बिना निषेचन क्रिया द्वारा, बिना निषेचन क्रिया द्वारा। तो अनिषेक जनन का तात्पर्य क्या होगा कि भ्रूणकोश में आपको पता है कि अंड कोशिका पाई जाती है। अगर मान लीजिए ये अंड कोशिका अनिषेचित हो, अनिषेचित का मतलब उसमें युग्मक सलन की क्रिया नहीं हो रही है, उसके साथ में नए युग्मक का सृजन नहीं हो रहा है और युग्मनज का निर्माण नहीं हो रहा है। जो अंड कोशिका है वो कैसी है? अगुणित रहेगी और अनिषेचित रहेगी।
तो अनिषेचित अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे अनिषेक जनन कहेंगे। और आपको पता चल गया होगा कि अगुणित अंड कोशिका है, अनिषेचित अंड कोशिका है, उससे भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब वो भ्रूण भी कैसे होगा, अगुणित ही होगा। अब आता है अपयुग्मन। अपयुग्मन का तात्पर्य क्या होता है कि अंड कोशिका को छोड़ करके, अंड कोशिका को छोड़ करके भ्रूणकोश की, अंड कोशिका को छोड़ करके जो भ्रूणकोश है उस भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका, अब अंड कोशिका को छोड़ करके अगुणित कोशिका या भ्रूणकोश में कौन सी होती है, प्रतिमुखी कोशिका हो सकती है, ऑब्लिक सहायक कोशिका हो सकती है। और प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहेंगे, अपयुग्मन कहेंगे। तो अनिषेक जनन और अपयुग्मन में अंतर क्या है कि अनिषेक जनन में भ्रूण का निर्माण होगा अंड कोशिका से, अनिषेचित अगुणित अंड कोशिका से, और अपयुग्मन में भ्रूण का निर्माण जो होता है वो प्रतिमुखी कोशिका से या सहायक कोशिका से होता है, जो कि अगुणित होती है। और इन दोनों में जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा, अगुणित ही होगा। फिर उसके बाद में सन 1950 की बात है, प्रोफेसर बच्चन माहेश्वरी, उन्होंने असंजनन को दो प्रकार में विभाजित किया था। और दो प्रकार कौन से थे, अनावृत्ति असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। फिर आज वर्तमान में जो वैज्ञानिक जो है अध्ययन की दृष्टि से असंजनन को चार प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला अनावृत्ति असंजनन, दूसरा पुनरावर्ती असंजनन, तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता और चौथा कायिक असंजनन। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा। वर्तमान में अध्ययन की दृष्टि से असंजनन को इन चार प्रकार से विभाजित किया गया है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो प्रकार है वो है अनावृत्ति असंजनन। अनावृत्ति असंजनन को एक प्रकार से हम युग्मकोद्भिद असंजनन भी कह सकते हैं। युग्मकोद्भिद असंजनन में अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें अगुणित कोशिकाओं से जो है भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणकोश की अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है, और जो भ्रूण बनता है वो कैसा होता है, अगुणित। बिल्कुल इसी प्रकार से अनावृत्ति असंजनन को परिभाषित किया गया, इसके बारे में समझाया गया कि इसमें भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, और इसे भी दो प्रकार में बांटा गया। जैसे युग्मकोद्भिद असंजनन में हमने पढ़ा था उसके दो प्रकार, एक था अनिषेक जनन और दूसरा था अपयुग्मन। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी दो प्रकार जो है इसमें विभाजित किए गए हैं। बस अनिषेक जनन से पहले जो है एक शब्द और जोड़ दिया गया अगुणित, और इसमें अपयुग्मन से पहले एक और शब्द जोड़ दिया गया अगुणित, और इस तरह से अनिषेक जनन और दूसरे इसका प्रकार हो गया अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अनिषेक जनन के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लॉर्ड जॉनसन। इन्होंने इसका अध्ययन किया था सन 1928 में। तो अगुणित अनिषेक जनन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम लॉर्ड जॉनसन। अगुणित अनिषेक जनन का अध्ययन लॉर्ड जॉनसन ने कब किया था, सन 1928 में किया था। और परिभाषा बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अनिषेक जनन की पढ़ी। इसमें अनिषेचित अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। और उसके बाद में दूसरे इसका जो प्रकार है वो है अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अपयुग्मन का मतलब क्या होता है कि जो अंड कोशिका है उस अंड कोशिका के अलावा भ्रूणकोश में जो अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे प्रतिमुखी कोशिका या फिर सहायक कोशिका, उनसे यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। तो अनावृत्ति असंजनन क्या है, अनावृत्ति असंजनन में क्या बताया गया कि इसमें भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। और अनावृत्ति असंजनन को युग्मकोद्भिद असंजनन भी कहा जा सकता है, और इसको भी दो प्रकार में विभाजित किया गया, अगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अनिषेक जनन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक लॉर्ड जॉनसन का अध्ययन किया 1928
क्या होता है इसमें कि अनिषेचित अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। फिर आता है अगुणित अभिगमन, जिसे कहा जाता है कि इसमें भ्रूण का निर्माण अगुणित प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिका से या सहायक कोशिका से होता है, और इन दोनों में ही जो भ्रूण बनेगा वो अगुणित होगा। फिर आता है सेकंड पुनरावर्ती असंजनन। अब असंजनन में ये तुम्हें पता है कि अर्धसूत्रण नहीं होता, तो पुनरावर्ती असंजनन में अर्धसूत्रण नहीं होता, तो भ्रूणकोश में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र प्रादप के समान पाई जाती है, और इसे फिर दो प्रकार में बांटा गया, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। तो पुनरावर्ती असंजनन क्या कहता है कि जब अर्धसूत्रण नहीं हो पाता है तो भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है या मादा युग्मकोश में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र पादप के समान पाई जाती है, उसे पुनरावर्ती असंजनन कहते हैं। और पुनरावर्ती असंजनन को दो प्रकार में विभाजित किया गया, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। अब जनन अपबीजाणुता का मतलब क्या होता है? हमने गुरु बीजाणु जनन के समय में पढ़ा था कि जो बीजाणु के निर्माण के समय जो प्रसूतक कोशिका बनती है, और प्रसूतक कोशिका कैसी होती है कि बीजाणु के निर्माण के समय में हमने पढ़ा था कि एक बड़ी द्विगुणित कोशिका होती है जिसमें स्पष्ट केंद्रक और सघन केंद्र में पाया जाता है, वह जो है आर्किस्पोरियल सेल या प्रसूतक कोशिका की तरह कार्य करती है। तो वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है प्रसूतक कोशिका, और वो कैसी होती है? द्विगुणित। तो प्रसूतक की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है, और इस द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण बनता है, तो इसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रसूतक की द्विगुणित कोशिका से पहले द्विगुणित भ्रूणकोश बनेगा, और उसी द्विगुणित भ्रूणकोश से आगे चलकर के जो है द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा, और इसे ही जनन अपबीजाणुता कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कायिक अपबीजाणुता। अब आपको पता है कि कायिक अपबीजाणुता में क्या बताया जाता है कि जो हम कह सकते हैं भ्रूणकोश का वो जो बाहरी भाग होता है जिसमें बीजाणु पाया जाता है, जिसमें अध्यवरण पाए जाते हैं, और उनकी कोशिकाएं कैसी होती है? द्विगुणित। तो बीजाणुता या अध्यवरण की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिक अपबीजाणुता। अब उसके बाद में जो तीसरा जो प्रकार है, पहला प्रकार अनावर्ती, दूसरा पुनरावर्ती, और तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं? ये अभी आपने पहले वाले जो टॉपिक पढ़े उसमें आपने पढ़ा था बीजाणुविद असंजनन, और बीजाणुविद असंजनन में आपने पढ़ा था कि जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है भ्रूणकोश में, जैसे बीजाणु में, जैसे कि बीजांडाएं और अध्यवरण, तो वो भ्रूणकोश के बाहर स्थित होती है, बिल्कुल कायिक अपबीजाणुता की तरह है। इसको परिभाषित करते हैं कैसे कि भ्रूणकोश की बाहरी द्विगुणित कोशिका जैसे बीजांडाएं या अध्यवरण की द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है, और इसे बीजाणुविद असंजनन भी कहते हैं, और यही क्या कहलाता है? अपस्थानिक भ्रूणता। तो जो बीजाणुविद असंजनन के बारे में हमने पढ़ा था, बिल्कुल वही बीजाणुविद असंजनन जो है अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। और आपको याद रखना है कि बीजाणुविद असंजनन में भ्रूण का जो निर्माण होता है वो बीजांडाएं और अध्यवरण की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। फिर अंत में जो चौथा प्रकार जो आता है वो है कायिक असंजनन। अब हमें ये पता है कि आवर्ती जो पादप होते हैं वो पुष्पी पादप होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिका जिनको बल्बिल्स भी कहा जाता है वो विकसित हो जाती है, कायिक प्रवण उत्पन्न हो जाते हैं, और वो पादप पर ही अंकुरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो असंजनन होता है उसको कायिक असंजनन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है कि पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या कायिक प्रवण पादप पर ही अंकुरित हो जाते हैं, और इसे कायिक असंजनन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने असंजनन के जो 4 प्रकार हैं
वो देखिए अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन और कायिक अपसारिक भ्रूणता और कायिक असंजनन। जिसमें अनावर्ती असंजनन जो है उसको दो प्रभेद में बांटा गया, एक अवयविक अनिषेचन और दूसरा अवयविक अभिपन। पुनरावर्ती असंजनन को भी दो प्रकार में बांटा गया, जनन अंग बीजाणु का और कायिक अंग बीजाणु का। फिर उसके बाद में अपसारिक भ्रूणता जिसको बीजाणु असंजनन कहा जाता है, और अंत में हमने पढ़ा कायिक असंजनन के बारे में। ठीक है, आप नोट कीजिए। पादप जनन की दूसरी विधि हम पढ़ने जा रहे हैं। असंजनन के पश्चात जो दूसरी विधि आती है वो है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता। अब अनिषेक बीजता क्या है? अनिषेक बीजता का तात्पर्य ये होता है कि जो बीज होता है, बीज का जो निर्माण होता है, ये बीज का निर्माण भ्रूणकोश जो कि एक प्रकार का असामान्य और द्विगुणित भ्रूणकोश होता है। तो जब बीज का निर्माण असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से बिना जनन क्रिया द्वारा या यूं कह सकते हैं बिना निषेचन क्रिया द्वारा होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता बिल्कुल ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी। अनिषेक बीजता किसे कहा जाता है? कि जब बीज का निर्माण असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन क्रिया के द्वारा होता है, तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। अब अनिषेक बीजता के बाद में जो तीसरी जो पादप जनन की विशिष्ट विधि जो आती है वो है इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहा जाता है ये समझेगा। अगर पादप की बात करें तो पादप के जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाता है, या पादप की कोशिका, या पादप के उत्तक या अंग को कर लिया जाता है पृथक। वो क्या कर लिया गया? पृथक कर लिया गया। और पृथक करने के बाद में निर्जमीकृत परिस्थितियों में, और कह सकते हैं नियंत्रित परिस्थितियों में, निर्जमीकृत के साथ में नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है इनका पात्रे संवर्धन। और पात्रे संवर्धन करने के लिए कृत्रिम पोषक माध्यम का उपयोग किया जाता है। और पात्रे संवर्धन करने से क्या होता है कि इसमें निर्माण हो जाता है कैलस का, जो अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है कैलस, और दूसरा रडो का। अब कैलस में आगे चल करके होता है विभेदन, और रडो से आगे चल करके होता है जड़ जनन, यानी कि जड़ का निर्माण और विभेदन तथा इस जड़ जनन प्रक्रिया के द्वारा फिर नवोद्भिद का निर्माण हो जाता है, जिनको नए पादप भी कहते हैं। अब ये जो नए पादप बने हैं, ये नए पादप जो बने हैं, इनके निर्माण में हमने देखा कि बिल्कुल ही सीमित
कम समय था और कम समय में असंख्य जो है रोग मुक्त जो है पादपों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब ये जो पादप बनते हैं इनका पहले किया जाता है दृढ़ीकरण करने के बाद में इनको वातानुकूलित किया जाता है। वातानुकूलित करके फिर इनको जो है प्राकृतिक आवासों में इनको वृद्धि किया जाता है। और ये संपूर्ण प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो अनिषेक बीज का क्या है कि बीज का निर्माण असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन क्रिया के द्वारा होता है, तो वह अनिषेक बीज का कहलाता है। फिर आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि पादप का जीवद्रव्य, पादप की कोशिका, पादप के ऊतक या पादप के अंग को पृथक किया जाता है और पृथक करने के पश्चात निर्जमीकृत किया जाता है। निर्जमीकृत का मतलब जो पादप को लगे हुए जो बैक्टीरिया और जो विषाणु होते हैं उनको हटाने के लिए उनको मर्क्यूरी क्लोराइड से धोया जाता है और उनको निर्जमीकृत किया जाता है। तो निर्जमीकृत और नियंत्रित परिस्थितियों में प्रत्येक पोषक माध्यम में पात्र संवर्धन का मतलब किसी पात्र के अंदर प्रत्येक पोषक माध्यम को रद्द करके पात्र के विलगित किए गए भागों को डाल दिया जाता है और ऐसा संवर्धन ही क्या कहलाता है, पात्र संवर्धन कहलाता है। तो पात्र संवर्धन से फिर कैलस और प्ररोग का निर्माण हो जाता है। कैलस में विभेदन होता है, प्ररोग से जड़ जलन होता है और नए पात्र का निर्माण होता है। अब ये जो नए पात्र जो बने हैं इनका किया जाता है दृढ़ीकरण और वातानुकूलित करके फिर को प्राकृतिक आवासों में उनकी वृद्धि की जाती है। और इस प्रकार से सीमित स्थान कम समय में असंख्य रोग मुक्त पादपों का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। तो जो आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं, कैसे पादप, आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं, और इन आर्थिक महत्व के पादपों का व्यवसायिक स्तर पर, कौन से स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए जो पादप प्रजनन की जो विधि होती है, विशिष्ट विधि सूक्ष्म प्रवर्धन, उसका उपयोग किया जाता है। अब वो पादप कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉर्पिड, ग्लोडियोलस, गुलदाउदी, इन पादपों को विकसित करने के लिए आज वर्तमान समय में सूक्ष्म प्रवर्धन विधि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा।